सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग बात करते हैं अब बेसल नॉर्म्स के बारे में या फिर बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के बारे में। पूरे मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में अगर आप मुझसे पूछो कि मेंस ओरिएंटेड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कौन सा लगता है सर, तो वो मैं कहूँगा कि ये देखो बेसल नॉर्म्स जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेंस का, जीएस पेपर 3 का। एंड इसमें आप एक एज ले सकते हो क्योंकि दूसरे इसका आंसर अच्छी क्वालिटी के साथ लिख नहीं सकेंगे, उनको पता नहीं होता है कि बेसल नॉर्म्स वगैरह है क्या, क्योंकि उसके लिए पहले आपको एनपीए का इशू समझना होता है। अब एनपीए स्ट्रेस्ड एसेट्स, बैड लोन, मैं बैड बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, बैड लोन, ये सब तो आप समझ ही गए हो, ठीक है, एक ही चीज़ है वैसे तो घुमा फिरा कर अगर हम लोग बोले तो। अब क्या है, ये वाले जो नॉर्म्स हैं ये दोस्तों हमारे देश के नहीं हैं, हमारे देश का इससे कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन जब ये आए तो ये हमारे देश का ब्रेन चाइल्ड नहीं है, हमारे देश की इन्वेंशन नहीं है, ये स्विट्ज़रलैंड के बैंक की इन्वेंशन है ये, ठीक है। इसको लेकिन अडॉप्ट करा सिर्फ हमने नहीं, बहुत सारे देश के सेंट्रल बैंकों ने और उनके गवर्नर्स ने, और अपने देश में इस कदर इन नॉर्म्स का पालन करा। वैसे नॉर्म्स की डेफिनेशन होती है साइकोलॉजी के अंदर, रिटन और अनरिटन रूल्स विच एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो। फॉर एग्जाम्पल, मंदिर में कभी भी लिखा नहीं होता कि चप्पल कृपया चप्पल उतार कर आए, वो एक अंडरस्टूड सी बात है, तो वो एक नॉर्म है। बड़े कोई अंकल हैं आंटी हैं, उनका पैर छू रहे हो, नमस्ते करो, तो वो एक नॉर्म है, वो कह नहीं रहे हैं कि आप जहाँ हमारे पैर देखो तो टूट पड़ो हम पे, ठीक है। ऐसे ये नॉर्म जो है आरबीआई सिर्फ इनको क्या कहते हैं मीटिंग अटेंड कर आ सकता था गवर्नर आरबीआई के, या फिर सिर्फ इनको सुन सकते थे कि हाँ कभी कभार हम फ्यूचर में अपना लेंगे, लेकिन आरबीआई ने, अगर सिर्फ हम अपने देश की बात करें या पूरे के पूरे जितने इसके मेंबर्स हैं, उन्होंने अपने देश की बैंकिंग स्ट्रक्चर के लिए ये जो बेसल नॉर्म्स के 3 सेट आएंगे, अभी तीसरा सेट चल रहा है दुनिया में, बेसल 3 नॉर्म्स चल रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, 3 के बारे में। बेसल 1 बेसल 2 में आपको इस लेक्चर में कवर करवाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है कि आरबीआई ने हमारे देश में और जो दूसरे सेंट्रल बैंक्स हैं जो कि यहाँ पर बेसल नॉर्म्स को जो फॉलो करते हैं, उन्होंने अपने बैंकिंग सिस्टम के लिए मैंडेटरी बनाया है नॉर्म्स को, ये इसकी खास बात है। मतलब एक तो वो चीज़ होती है कि आपके देश में पार्लियामेंट से क्या पास हो रहा है, फिस्कल पॉलिसी आपके देश की खुद की मॉनेटरी पॉलिसी, तब आप किसी चीज़ को अपने देश के बैंकों के लिए मैंडेटरी बनाओ, वो तो चीज़ समझ में आती है। बाहर से तो सिर्फ आप कुछ ना कुछ एक रिकमेंडेशंस और एडवाइजेस को सिर्फ आप मानते हो ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आरबीआई को लगा और जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनको लगा कि यार नहीं यार ये चीज़ अच्छी है और हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो नॉर्म्स हैं ये सबसे पहले प्रिस्क्राइब करे थे, अब यहां पर एक वर्ड समझ लेना ध्यान से इस टॉपिक को, ये नॉर्म सजेस्ट करे गए थे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा, बीआईएस। अभी बताता हूं बीआईएस के बारे में आपको सब कुछ। इनको एक ग्लोबल स्टैंडर्ड के तौर पर सेट करा गया था, जहां पर हर एक कंट्री के सेंट्रल बैंक को यह समझाया गया था, जब वो इस मीटिंग में गए थे इसके मेंबर बनने, कि देखो आप ना अपने अपने देशों के अंदर जाकर जो हम ग्लोबल स्टैंडर्ड जो सेट कर रहे हैं, आप ये ग्लोबल स्टैंडर्ड को नेशनल स्टैंडर्ड बनाकर सेट करना अपने देशों के अंदर। आपके देश में जो भी कमर्शियल बैंक होंगे, जो भी फॉरेन बैंक्स होंगे या रीजनल रूरल जो बैंक होंगे, आप फिलहाल तो इसी टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, उसके अंदर ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। आप उनके लिए ये मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए बैंकों के एसेट्स की, उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना कि मिनिमम इतना कैपिटल तो होना ही चाहिए कमर्शियल बैंकों के पास। ये बीआईएस ने एक ग्लोबल लेवल पर जाकर सजेशन दी, कुछ स्टैंडर्ड सेट करे, अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स जो थे
उनके जो गवर्नर्स थे उन्होंने जाकर जब इसको साइन करा, इसके मेंबर बने, तब जाकर उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इन ग्लोबल स्टैंडर्ड को अपने देश के हिसाब से नेशनल स्टैंडर्ड के तौर पर अपनाएंगे। अब देश के हिसाब से अपनाएंगे तो ठीक है, एक टाइम ड्यूरेशन का फर्क हो सकता है, लेकिन बेसल नॉर्म्स को जैसे एडजस्टमेंट करके आरबीआई ने अडॉप्ट नहीं करा हमारे देश में। अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ तो बिल्कुल जैसा उसने बोला था 100%, 100% वर्ड टू वर्ड उसने वैसे ही इम्प्लीमेंट करा। बस उसने बोला कि देखो हम थोड़ा सा फेजेस में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने बोला कोई बात नहीं, लेकिन बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने ये नॉर्म सजेस्ट करे थे, अब इसको कोई तो बनाएगा ना। तो इसी की एक बॉडी होती है जिसके बारे में अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब ये जो बेसिल जो शब्द है ये कहाँ से आया? बेसल नॉर्म्स कहा जा रहा है ना इसको, बेसल नॉर्म्स। ये बेसल क्या है? बेसल एक्चुअली एक सिटी है, एक शहर है स्विट्जरलैंड में, जो कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, या इसको किसी जगह पर आप इसका एक और नाम सुनोगे, BIS की फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ UPSC के लिए आप बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट वर्ड को यूज़ करना है, ठीक है। तो मेरा काम है आपको बताना कि और भी क्या वर्ड बोला जाता है। आप बैंक को ही यूज़ करना, आप ब्यूरो को भूल जाओ। तो बेसल इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड, जो कि हेडक्वार्टर भी है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का। इसको ना बहुत पहले सेटअप करा गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में, 1930 में। और ये दुनिया का सबसे पुराना इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक फैक्ट याद रखना। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में 62 सेंट्रल बैंक्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, जो कि इसके मेंबर्स हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो इट इज ओन्ड बाय 62 सेंट्रल बैंक्स एंड दो सेंट्रल बैंक्स रिप्रेजेंट कंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दुनिया के उन कोनों से आए हुए वो सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो दुनिया की 95% तक GDP को कवर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो है, अभी तक बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने 3 बेसल नॉर्म्स जो हैं अभी तक रिलीज कर रहे हैं आज तक के इतिहास में। और आप इनको ऐसे घटनाक्रम मान लो कि इतना आपको इसको दिल से लगाकर पढ़ना है, उसकी नोट मेकिंग करनी है, जो भी मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी हैं, कि आप इसको ऐसे इवेंट मान लो कि ये है वर्ल्ड वॉर 1, ये है वर्ल्ड वॉर 2 और ये है वर्ल्ड वॉर 3। ये करंट है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये नॉर्म्स वगैरह तो ठीक है, वो बोलता है हमसे, इसने एक छोटी सी बात कर दी नितिन सिंघानिया कि इट इज़ अ सेट ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड, जो कि प्रिस्क्राइब करते हैं कि कमर्शियल बैंकों के पास इतना इतना पैसा होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सम और दी अदर काइंड ऑफ एसेट्स, ठीक है। लेकिन सवाल मेरा ये उठता है, वाई बेसल नॉर्म्स? इसमें ऐसा क्या है? ये वाला काम तो ठीक है, आरबीआई भी बता सकता है, अलग अलग देश के जो सेंट्रल बैंक हैं वो भी अपने बैंकों को समझा सकते हैं कि मिनिमम इतना कैपिटल रिक्वायरमेंट रखो अपने पास, ठीक है। अपने लोन्स के सामने इतनी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखो, क्योंकि लोन्स अभी तुम्हारे सर्कुलेट हुए हैं, हो सकता है वो रिस्की भी बन जाए, हो सकता है वो वापस भी हो जाए, आ जाए। तो मैं आपको पहले ना एक बेसिक चीज़ समझाता हूँ जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं जानते होगे, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने कि बेसल नॉर्म्स क्यों, वाई बेसल नॉर्म्स।
देखो बेसिक नॉर्म्स के अंदर आपने इतना तो जान लिया कि जो 62 सेंट्रल बैंक्स हैं जो कि अलग अलग कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, 95% वर्ल्ड की जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसके मेंबर्स हैं। इसका मतलब पूरी दुनिया में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। क्या होती हैं कॉमन? वो इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर में बात कर रहा हूँ, क्या कॉमन होती हैं? नंबर 1, आपको इतना तो पता है जो बैंक्स होते हैं वो लेंडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं और यही उनका मेन एसेट होता है, राइट? लोन ही बैंक का एक मेन एसेट होता है कि नहीं होता है? पहले बताओ। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। लोन जब भी बैंक वाले देते हैं वो कहां से देते हैं? एक तो वो पब्लिक का डिपॉजिट किया हुआ मनी होता है, राइट? एग्री करते हो? और कुछ रेज कैपिटल होता है फ्रॉम डेट मार्केट एंड इक्विटी मार्केट। अभी डेट मार्केट इक्विटी मार्केट कंफ्यूज मत हो ना, शेयर होल्डर्स का पैसा। यानी कि बैंकों के पास दो तरीके से पैसा जो उनकी तिजोरी में पड़ा हुआ है, डेट या इक्विटी मार्केट का पैसा या पब्लिक डिपॉजिटर्स का पैसा, ये वो घुमाते हैं लोन के तौर पर। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं हर एक लेंडिंग में एक अलग सा ही उसका खुद का रिस्क छुपा होता है ना? और रिस्क किस बात का? यार वेरी गुड। बोरर्स जो है वो लोन की फॉर्म में कहीं ऐसा तो नहीं है डिफॉल्टर्स बन जाए, सिंपल भाषा। और जब अगर ऐसा हो तो एट टाइम्स बैंक्स फेल कर जाते हैं। यही होता है पूरे का पूरा मुद्दा बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा। बताओ, अब ये 3 लाइनों के अंदर मैंने सारी बात कवर करवा दी ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एनपीए, स्ट्रेस एसेट्स, जो भी होगा कुल मिलाकर। लेकिन मतलब कुछ मिलाकर बैंकों का फायदा या नुकसान एक ही चीज़ के ऊपर छुपा हुआ है ना, कि तुम्हारे पास जो तिजोरी के अंदर पैसा पड़ा हुआ था, तुमने लोन की फॉर्म में इसको सर्कुलेट कर दिया। तुम्हें बस डर इस बात का है, तुम्हारे पसीने इसलिए छूट रहे, तुम्हारा दिल इसलिए धड़क रहा है कि वो बोरोअर जो है वो डिफॉल्टर ना बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम फेल कर जाएंगे, और कई बार कर भी जाते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत तगड़ा रिसेशन आने वाला है साल। सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की वो एक्सपेक्टेशन है। ये जो मैंने आपको बताया था ना श्रेया, वो याद है? वो मयूर स्टॉक मार्केट की एक फोटो दिखाई थी कि अभी ऑल टाइम हाई पर है निफ्टी। जिस लेवल पर बताया था ना, वो उस लेवल पर ना आ जाए ना तो तब मुझसे कहना। और श्रेया तुम्हारी एक सैलरी डलवाऊंगा मैं पीएनबी में। डोंट वरी श्रेया, वो डबल दहेज बनकर लौटेगी तुम्हारी शादी के टाइम पर। पहले बताओ मुझे, इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को? ठीक है,
इजी है अभी यहाँ तक? ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब इससे निपटने के लिए ऐसा हो सकता है ना कि भाई सबसे बड़ा नुकसान तो ये बैंक फेल करके तो पूरी कहानी खत्म बैंक की। कौन चाहता है ऐसा हो? किसी कोई बैंक चाहता है? कोई बैंक चाहता है ऐसा हो? उसके बाद यहाँ पर आप ना, अगर बैंक फेल कर गया, ये तो हम इकोनॉमिक्स के एंगल से पढ़ रहे हैं, आप मुझे एक बात बताओ, इस बैंक के फेल होने के बाद पर्सनल जीवन में इंसान के क्या होता है अर्पित? कोई मतलब ये अनुमान लगा सकता है? बैंक के जो प्रमोटर्स हैं वो भी तो नॉर्मल इंसान है ना। ऐसा नहीं कह सकते हम कि वो रातों रात भिखारी बन जाएंगे, होगा, रोड पे आ जाएंगे। यानी कि एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने एक चीज़ अपनाई, एक हथकंडा अपनाया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे किसी के साथ। भाई कोई बैंक चला रहा है तो वो कोई गुनाह थोड़ी ना कर रहा है, और उसने किसी को लोन दे दिया, यही तो इनकम है बैंक की, और क्या इनकम है? तो इसमें बैंकों की क्या गलती? अब जब कुदरती रूप से लाइफ की, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जो कि यहाँ पर पूरी की पूरी ये वाली बातें वैसे आपको लिखनी नहीं है, लेकिन मैं बहुत डिटेल कंटेंट प्रिपेयर मैंने करा हुआ है एक्चुअली, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये सारी डिस्कशंस, डिबेट्स आप यूट्यूब पे जाना कभी आप देखोगे तो ये सारी बातें मतलब डिस्कस हुई थी वहाँ पर, सिर्फ इकोनॉमिक्स के एंगल से नहीं, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सन की जो पर्सनल लाइफ होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई बैंक फेल कर गया, बैंक का प्रमोटर था, उसकी तो बीवी छोड़ के चली जाएगी उसे, लेकिन गारंटी यार पे तो अब तो किसी भी बीवी की नहीं है, है ना? है ना? एसडीएम भी तुम बनवा दो तब भी छोड़ के जा सकती हो। तो अगर ऐसा है तो बात सिंपल सी है, बैंक कोई भी नहीं चाहते कि वो फेल हो। अब कुदरती रूप से मैं आपको एक बात बता रहा था, लाइफ में जब आप चीज़ों को, जब आपसे कोई एक एक्टिविटी हो चुकी है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप फ्यूचर के लिए अपने सामने एक बोलवर्क तो क्रिएट कर सकते हो। इस शब्द को सुना कभी अपने बोलवर्क को? एक दीवार, एक सहारा, कि फ्यूचर में जो चीज़ आपसे एक बार छिन गई है वो दोबारा ना छिने, तो बेटर है कि आप अपने आप को ही प्रिपेयर कर लो, किसी और को समझाने से बेटर ही है, या इधर उधर हाथ पैर मारने से बेटर है। अब कृपया यहाँ सेंटी ना हो जाए आप लोग, मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि पैसा। अब सुनो इसके लिए सॉल्यूशन। अब यहाँ से जर्नी शुरू होती है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की, और उसके 62 ये जो सेंट्रल बैंक से उसके मेंबर बने। इसलिए ये देखा गया कि क्यों ना बैंक के इस फेलियर को हम लोग काफ़ी हद तक मिनिमाइज करने के लिए, अवॉइड तो देखो नहीं करा जा सकता, क्योंकि पैसा, रकम अलॉन्ग विद ब्याज जो आना है वो तो देखो बॉरोअर से ही आना था पूरा का पूरा। जब वो नहीं आया तो पैसा चला गया। अब इसलिए देखा गया कि बैंक के पास जो अदर फॉर्म ऑफ कैपिटल होता है, जो कि ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे लोन जो उसने दे रखे हैं कहीं से भी पैसा नहीं आएगा, आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी आएगा, ब्याज भी लौट कर आएगा। तो बैंक गलती ये कर रहे थे, इसलिए सभी सेंट्रल बैंक्स को जो इसके मेंबर बने उनको ये समझाया गया कि देखो आप लोगों के देश में बैंक ये गलती करते हैं, बस लोन अमाउंट पूरा का पूरा आया नहीं, नेक्स्ट साइकिल उसको मतलब क्या कहते हैं, नेक्स्ट साइकिल में उसको रोटेट कर देते हैं वो फटाफट से। यहाँ पर ये बोला गया कि बैंकों के पास जो कैपिटल आता है उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज उसको बैंकों को बैंक्स मस्ट स्टेप असाइड दैट पर्टिकुलर कैपिटल एज, समझना ये वर्ड क्या यूज करा गया था इस मीटिंग के अंदर, एज सिक्योरिटी अगेंस्ट, दूसरा क्या वर्ड यूज करा गया था, सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ नॉन रिकवरी। यही है ना पूरा का पूरा मुद्दा, बताओ।
अगर जो पैसा डूब रहा है उसके सामने उतना ही पैसा अगर हम रख लें कि अभी वो सर्कुलेट ना करें, एटलीस्ट बैंक की हालत खस्ता नहीं होगी, बैंक डूबेंगे नहीं, बचा लेंगे अपने आप को। क्योंकि बात देखो ना, ये 1930 में सेटअप हुआ, चलो मैं कहता हूँ आज़ादी के बाद जाकर आरबीआई का मेंबर बना, ठीक है कोई बात नहीं, इतना ये, लेकिन ये वाले कंसेप्ट तो अभी आए हैं ना जो कल रात को पढ़ रहे थे हरनीत, ये एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, बैड बैंक। अब इसके ऊपर कब तक आप रिलाई करोगे? ये तो श्रेय लक फैक्टर वाली बात नहीं है। कितनी एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खोल लोगे आप? सरकार कितने बैड बैंक खोलकर दे देगी आपको? और आप हमारे देशों में बैंकों की संख्या भी तो देखो, मतलब एनपीए बढ़ता रहेगा उनको और बैड बैंक खरीदते रहेंगे, और एक टाइम के लिए अगर बैड बैंक या जो एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अगर उनको ठोकर लग गई फिर, और वो स्टेप बैक करके, अब क्या होगा फिर उसके बाद? ये तो वही वाली बात हो गई ना कि यार आपको ये कि स्कूटी लेकर आए, कोई गाड़ी लेकर आए, जस्ट वो शोरूम से निकली, अब वो आपको उसका कलर पसंद नहीं आ रहा है, जो भी बात हो गई है, मतलब वो कुछ भी उसको आपने ठोकर नहीं मारी, कुछ भी मारी, लेकिन कोई भी ऐसी बात है कि आपकी वाइफ को पसंद नहीं है, आपके घर वालों को पसंद नहीं है, वो कलर पसंद नहीं है, अब आप एकदम से किसी को उसको बेच रहे हो, 10,000 के लॉस पे आपने उसको बेच दिया, 15,000 के लॉस पे आपने उसको बेच दिया, 5,000 के लॉस पे आपने उसको बेच दिया, आपका लेकिन काम हो गया इमीडिएटली, हल्का फुल्का घाटा हुआ, लेकिन चलो यार इमीडिएटली काम हो गया, कुछ पैसे मिलाकर मैं कल फिर से ले आऊंगा। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हर बार तो ऐसा नहीं चल सकता ना। वहीं आपने अगर 3 करोड़ या 5 करोड़ की गाड़ी खरीद रखी है तो कैसे ढूंढ लोगे फिर एक अच्छा बायर कि जो कि उसके आसपास हल्की फुल्की आपको लॉस देकर आपको वो पूरा का पूरा रकम दे दे? फिर कैसे ले आओगे आप अपने केस में? 3 करोड़ की आप गाड़ी लेकर आए हो, कौन दे देगा आपको इमीडिएटली उसके 2 करोड़ 80 लाख? ठीक है। अब क्या होता है, इसी के चलते यहां पर देखो, मैंने आपको क्या बताया था, इन्होंने सजेस्ट करा था, तो जब ये सारी चीज़ें हुई कि वाई बेसल नॉर्म्स, इन बेसल नॉर्म्स को आना ही क्यों है, क्यों बना रहे हैं हम लोग बेसल नॉर्म्स, क्यों बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट इस माता पच्ची में पड़ रहा है, तो ये देखा गया कि पूरी दुनिया में हर एक सेंट्रल बैंक जो है अपने बैंकों को ये छोटी सी चीज़ नहीं समझा पा रहे हैं कि तुम ना सारा का सारा पैसा फटाफट से जैसे ही आता है तुम्हारे पास उसको घुमाने पे मत लगाओ। क्यों इतना लालच कर रहे हो? कुछ अपने सामने एक बोलवर्क की विंडो रखो, एक दीवार रखो कि जिसके सामने अगर जो तुमने लोन जो घुमा रखा है उतना एटलीस्ट पैसा हो तुम्हारे सामने। अब सेंट्रल बैंक ने कहा, यहाँ पर मीटिंग में जाकर अलग अलग गवर्नर्स अपने अपने विचार रख रहे थे, उन्होंने बोला सर हमें समझ भी नहीं आता कितना पैसा रखना है, हमारे हिसाब से क्या है। उन्होंने बोला बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने, हम इसके लिए एक कमेटी बनाते हैं, वो पूरा का पूरा इन बेसल नॉर्म्स का फ्रेमवर्क तैयार करके देगी हमें, और जो वो बोलेगी कि इतना इतना परसेंटेज ऑफ पैसा अपने देश के सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से आप सामने रखवाओ, आप उतना उतना पैसा उनसे रखवाइए, जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे हम इन नॉर्म्स को मॉडिफाई करते चलेंगे। बस जैसे ही मॉडिफिकेशन होती गई, बस बेसल नॉर्म 1, बेसल 2 नॉर्म्स एंड बेसल 3 नॉर्म्स। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ, पहले वो जो कमेटी है, इसी के चलते इसने तो सजेस्ट करा था कि ये ऐसा ग्लोबल स्टैंडर्ड कुछ होने चाहिए, बेसल नॉर्म्स जैसा कोई शब्द तो आया नहीं ना अभी, इसने तो प्रिस्क्राइब करा था, सजेस्ट करा था। अब जो एक्चुअल बॉडी जो बनेगी BIS के द्वारा, उसका नाम था बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। शॉर्ट में हम इसको कहते हैं BCDS। ये बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, ये सब तो आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इस कमेटी के बारे में आपको कुछ बता दूं जरा, तब आपके लिए ये बेसल नॉर्म 1, 2, 3 जो नॉर्म्स हैं या आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। जो ये बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, ये एक, इसका नेचर कैसा है,
क्यों है ये? इट इज प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर। किस चीज के ग्लोबल स्टैंडर्ड को सेट करेगा ये? बैंकों की प्रूडेंशियल रेगुलेशन हो सके। मैंने आपको प्रूडेंशियल वर्ड के बारे में कल भी बताया था। उसका डिक्शनरी मीनिंग होता है एक सेंसिबल तरीके से, एक ऐसे तरीके से चला जाए जहाँ पर आप आराम से चलते चलते, केयरफुल तरीके से चलते चलते अपने किसी भी रिस्क को अवॉइड कर सको। जैसे मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर्स में एक वर्ड भी दिया था, इकोनॉमिक सर्वे ने भी यूज़ करा था एक बारी, फिस्कल प्रूडेंस। ठीक है, तो है ना, तो प्रूडेंशियल वर्ड का मतलब होता है केयरफुल तरीके से चलो, रिस्क को अवॉइड करो, सेंसिबल तरीके से चलो, बहुत सेफली चलो। तो बैंकों की प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप अगर रेगुलेट आप कर रहे हो ना अगर बैंक को, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, तो इसके बाद आप रिस्क की या लॉस की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कुछ और बातें, ये तो उसका नेचर हो गया। ये बेसिकली क्या करता है BCBS, ये एक फोरम प्रोवाइड करता है। ये अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है ताकि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन सेंट्रल बैंक से अंदर अगर कोई सुपरवाइजरी मैटर्स हैं, सुपरवाइजरी मैटर मतलब वो बैंकों को सुपरवाइज ही तो अच्छे से नहीं कर पा रहे थे सेंट्रल बैंक, तभी तो ये NPA वगैरह बढ़ता चला गया इतने सालों में। सुपरवाइजरी मैटर्स जो हैं अलग अलग देश के सेंट्रल बैंक्स के साथ एसोसिएटेड, तो उस पर एक प्रकार से रेगुलर कॉपरेशन करी जा सके। सारे लोग आए, सारे देश अपने 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 बताएं सिस्टम के क्या है क्या नहीं है, और ये भी कॉमन फ्रेमवर्क दे कि एक बाढ़ चलाए, लेकिन हर एक सेंट्रल बैंक जो कि इसका मेंबर है उन सारे देश में वो सेंट्रल बैंक एक ऐसे नॉर्म सेट करे, तीर एक चला फ़ायदा सबका हुआ। वो फिर सेंट्रल बैंक जो अपने अपने देशों के अंदर कमर्शियल बैंकों को समझाएंगे, उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करें। समझाएंगे क्या मतलब, उनके पे थोपेंगे वो वाली चीज़। इसको तो 1930 में सेटअप कर दिया गया था BIS को, लेकिन BCBS को क्योंकि सोचा गया था ना ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने चाहिए आगे चलकर, ये सोचा गया। BCBS को 1974 में सेटअप करा गया, और उस टाइम पर इसको सेटअप करा था 10 देशों के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ने। प्रेजेंट मेंबरशिप इसकी कितनी है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की याद रखना 62 है सेंट्रल बैंक्स। यहाँ पर कितने सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स रिप्रेजेंट करते हैं एज अ मेंबर? 45। यानी कि एक चीज़ होगी ना कि वो BIS के तो मेंबर्स होंगे, लेकिन बेसल नॉर्म्स को शायद से नहीं मानते हो अपने अपने देशों के अंदर, है ना। बाकी जो बच गए सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स साथ में आए थे 10 देशों के अलग अलग। 1974 में उन्होंने ये BCBS की स्थापना करी थी। 10 देशों के सेंट्रल, जैसा हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? RBI। ऐसी 10 देशों के अलग अलग सेंट्रल बैंक आए थे साथ में 1974 में, और उन्होंने बेसल कमेटी और बैंकिंग सुपरविजन को बना दिया कि तुम नॉर्म्स बनाओ कि कैसे
हम अपने देश में बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बना सकें जिससे एनपीए, स्ट्रेस एसेट्स और इन सब की जो जो समस्या है वो दूर करी जा सके। बाद में सबको इसका प्लान अच्छा लगा, 35 और जुड़ गए, तो टोटल मेंबरशिप अभी प्रेजेंटली है 45। कोई कंफ्यूजन है चलिए? हाँ ठीक है, आगे बढ़ूँ। और इन सारे मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है अपने अपने देशों में? क्या जैसे ये यहाँ से स्टैंडर्ड लेकर जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे अपने अपने देशों में बैंक को रेगुलेट करना। मैं वही तो बोला, ये जो 62 सेंट्रल बैंक्स हैं वो बीआईएस के मेंबर हैं, लेकिन इनमें से सारे लोग नहीं चाहते थे, सारे सेंट्रल बैंक्स नहीं चाहते थे, या गवर्नर्स नहीं चाहते थे, या सारी कंट्री कुल मिलाकर आ रहा था सब लोग, सारी कंट्रीज नहीं चाहती थी कि बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन या बेसल नॉर्म्स जो है वो बने और हम उनको अपने अपने देश में अपनाएं। सिंपल सा साफ सा इसका रीज़न ये है, मतलब इसका एक जो एनालिसिस है वो ये है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में 62 सेंट्रल बैंक्स हैं, 62 सेंट्रल बैंक्स हैं, लेकिन हर कोई अपने देश में बेसल नॉर्म्स को नहीं अपनाता है, वो सिर्फ इन 62 में से 45 ही अपनाते हैं। क्या आरबीआई अपनाता है? जी हाँ, आरबीआई बीआईएस का मेंबर भी है, और 45 जो इनमें से जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, ये उसके द्वारा जो बीसीबीएस ने जो बेसल नॉर्म जो निकाले हैं उसको भी अपने देश में लागू करवाता है, इंडिया में। समझ गए? आगे ध्यान से सुनना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बीसीबीएस का? सेम ऑब्जेक्टिव है, अलग अलग देश के सेंट्रल बैंक्स अपने अपने देशों में सुपरवाइजरी इश्यूज को टैकल करें, इसको इसकी अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस करें कि कहाँ कमी रह रही है, इनहेंस इट्स अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हारे देशों में जो बैंक जो हैं वो फेलियर की कागात पर हैं, स्ट्रेस एसेट बढ़ रहे हैं, एनपीए बढ़ रहा है, तो कहाँ कमी रह रही है, कुछ तो आप लोग नहीं कर पा रहे होगे ना। और उसके बाद जब ये आइडेंटिफाई कर लिया सुपरवाइजरी इश्यूज को, तो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन वर्ल्ड वाइड। क्वालिटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है। कि आप जो निगरानी रखते हो, जिस तरीके से रखते हो, उसको इम्प्रूव करो। अब यानी कि मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दी, ये जो बेसल नॉर्म्स हैं, क्या इसको बीआईएस ने इंट्रोड्यूस करा? नहीं, उसने तो बोला था ग्लोबल स्टैंडर्ड्स कुछ होने चाहिए, प्रिस्क्राइब करा था, इसलिए मैंने शुरू में लिख दिया था पहला शब्द, सजेस्ट करा था। एक्चुअल इनको लेकर कौन आता है? बीसीबीएस। ये वाली बात बताना आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट थी, कल को एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एक ऑप्शन बीआईएस भी होगा और बीसीबीएस भी होगा, और आप कहोगे यार हमने तो टॉपिक तो एक ही पढ़ा है बेसल नॉर्म्स के अंदर, दोनों बॉडीज थी, ऐसा तो कुछ नहीं लगा था नितिन सिंघानिया के अंदर। इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि ये लास्ट के जो इकोनॉमिक प्लानिंग और ये जो लास्ट के 2 चैप्टर्स है, इसमें मैं एक्स्ट्रा आपको कंटेंट दे दूँगा, ठीक है। वो ज़रूरी भी है, मैं आपको नॉलेज से या इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ फॉर्मेट अच्छा नहीं दे रखा, मतलब इसने बीच बीच में से बातें कर रखी हैं काट काट के, और वो साफ पता लगता है कि कुछ ना कुछ कॉपी पेस्ट कर रखा है, इसने अपना दिमाग नहीं लगाया। अब अच्छा, बीसीबीएस कहाँ पर है? बीआईएस तो चलो स्विट्जरलैंड में है, बेसल शहर में है, तो बीसीबीएस का है? बीसीबीएस इस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है, इसी के ऑफिस की बिल्डिंग में है। ओके, यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को?
हाँ हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ उसी के ऑफिस बिल्डिंग के अंदर एक इसका एक क्वार्टर बन रखा है पूरा का पूरा। ये पूरी बिल्डिंग है, एक फ्लोर बीसीबीएस को दे रखा है, ऐसा मान लो। तो इट इज हाउस इन BIS ऑफिस इन बेसल स्विट्जरलैंड। अब बताओ सबको समझ में आया? पहले इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया नॉर्म्स को समझने से पहले? वरना लोग क्या करते हैं डायरेक्टली ना नॉर्म्स पे कूद पड़ते हैं कि बेसल नॉर्म्स से चलो रट्टा मारते हैं। अरे भाई जान तो लो कि क्यों आए नॉर्म्स, कौन लेकर आया है, किसने बनाए हैं। वो BIS कह रहा है कि प्रिस्क्राइब करे गए, तो सच में थोड़ी ना, ये इसका मतलब ये थोड़ी ना कि BIS ने बना दिए नॉर्म्स है। इसके मेंबर्स कौन है? कंट्री होती है क्या? कंट्री नहीं होती है, कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले सेंट्रल बैंक्स होते हैं। क्योंकि यहाँ गवर्नर टू गवर्नर के बीच में ही बात होती है, कोई प्रधानमंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर और ये सब नहीं आते यहाँ पर, ना ये अलाउ करते हैं। RBI के गवर्नर को कोई भी दिक्कत अगर आ रही होगी तो वो BIS में जब फ़ोन करेंगे तो वहाँ पर भी कोई ना कोई एक जो मेंबर होंगे वो किसी ना किसी बैंकिंग इंडस्ट्री या बैंकिंग सेक्टर के साथ ही उनका कोई करियर एसोसिएटेड होगा, वही फ़ोन उठाकर उनको सजेस्ट करेंगे। ऐसी जब वो भारत फ़ोन करेंगे तो मोदी जी फ़ोन नहीं उठाएंगे उनका, RBI का गवर्नर ही फ़ोन उठाएंगे। हाँ भाई क्या प्रोग्रेस चल रही है? तो उन्होंने बोला सर बेसल 1 2 तो सक्सेसफुल है, 3 जो है कोविड आ गया था, थोड़ा सा फेज मैनर में अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जल्दी कर देंगे, डोंट वरी। तो उन्होंने बोला आप देख लो, हम तो देखो इसलिए बोल रहे हैं जल्दी कि आपका भी देखो रिसेंटली येस बैंक का इशू हो गया था और NPA देखो बढ़ रहा है। तो प्रेशराइज नहीं करता, लेकिन वो एक बेसिकली ये दिखाता है कि हाँ यार, जब सबके सहयोग से, सबके साथ से जब आपकी बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, हम 45 के 45 सेंट्रल बैंक्स अलग अलग देशों के लगे हुए हैं इस चीज़ में, तो आप फिर धीरे धीरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? साथ साथ चलो ना हम लोगों के। भारत थोड़ा सा बेसल 3 नॉर्म्स में ना थोड़ा पीछे रह गया। उसने इसको चिट्ठी लिखी थी, फ़ोन करा था कि BCBS को कि हम थोड़ा सा इसको ना फेस्ड मैनर में, RBI के गवर्नर ने बोला हम थोड़ा सा इसको फेस्ड मैनर में लेकर आएंगे, जबकि बेसल नॉर्म्स में ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसी कोई लिबर्टी नहीं होती कि आप फेस्ड मैनर में लेकर आओ। यहाँ पर सारे गवर्नर्स का बेसिकली क्या कहना है, मकसद क्या है कि सब लोग साथ चलो, ताकि हम बैंकिंग सेक्टर को इम्प्रूव कर सकें, बैंकिंग हैबिट को लोगों की बढ़ा सकें, विश्वास क्रिएट कर सकें लोगों का बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, कोई स्ट्रेस एसेट्स ना हो, और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर हो देश के अंदर, और इन्वेस्टमेंट का माहौल क्रिएट हो। इस डिस्कशन में दोस्तों को ला लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉर्म्स के बारे में बात करेंगे।